हेलो फ्रेंड, दिस इज अर्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2024 के लिए, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हुए हैं, जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के फ्रेंड्स हम लोग अपने 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस फ्रेंड्स? 30 क्वेश्चन जो हमारे पेडागोजी के होंगे, ठीक है। और जिसने देखिए 30 कर लिया, ठीक है, 50 प्लस जिन्हों ने अपना क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लिया, वो एग्जाम क्वालिफाई करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पेडागोजी समझ लेते हैं बाल विकास के फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए हिंदी के पेडागोजी, एसएसटी के पेडागोजी, ईवीएस के जो कुछ पेडागोजीज होते हैं, ठीक है, और आपके जो संस्कृत के पेडागोजी हैं, ये सब आप लोग समझ जाएंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। पेडागोजी का मतलब होता है जो बालकों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पेडागोजी में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन की ओर चलेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है, जिसे आप लोग सर्च करेंगे @लर्न विथ अल्पना से, तो तुरंत आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा। और जो लोग होम साइंस के क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। और जो होम साइंस का क्लास है वो आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है। कल नहीं चल पाया था क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। परसों दिन हमने क्लास चलाया था और बहुत लोग आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है, और मंडे से आप लोग का कंटिन्यू क्लास चलेगा। ओके, तो चलिए अपने हम लोग थर्ड क्वेश्चन से देखेंगे क्या है क्वेश्चन हमारा। सॉरी, पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पेंसिल को पकड़ना, ठीक है, कौशल का उदाहरण, यानी कि एक पेंसिल का पकड़ना कौन से कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौन कौशल का उदाहरण है, यानी कि किस कौशल का उदाहरण है। तो देखिए जो पेंसिल का पकड़ना होता है फ्रेंड्स, ये आपकी सूक्ष्म गति कौशल होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी छोटी मांसपेशियां होती है वो काम करती हैं। लेकिन जब आपका फुटबॉल को ढकेलने की बात आती है तो वो आप पैर से करते हैं, यानी कि पैर में जो आपकी बड़ी मांसपेशियां है वो कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ठीक है, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सूक्ष्म गतिक कौशल पेंसिल पकड़ने के लिए, जो सकल गतिक होता है, यानी कि आप उसे जो स्थूल गतिक कौशल बोल सकते हैं, ये आपको फुटबॉल ढकेलने के लिए कौशल का उदाहरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है पहले क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नॉट वाले क्वेश्चन जो नहीं है, ठीक है, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, ठीक है, तो ये तो गलत ही है फ्रेंड्स। देखिए जो विकास होता है वो निरंतर होता है, ठीक है, अनिरंतर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों की विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, जो कि बिल्कुल सही है। और चौथा है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो गलत है वो पूछा है, तो गलत देखिए आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, गलत पूछा, ठीक है। अनिरंतर नहीं होता, निरंतर होता है। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है तो अनिरंतर वाला ही सही होगा, क्योंकि जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, खाली स्थान और खाली स्थान प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि जो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। पहला है धार्मिक संस्था और कानून, बिल्कुल नहीं। देखिए जो प्राथमिक आपकी सामाजिकरण की संस्थाएं होती है फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बताया है वो क्या होती है, आपकी फैमिली होती है खुद की, ठीक है। दूसरा है आस पड़ोस और सामाजिक नीतियां। देखिए आस पड़ोस तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सामाजिक नीतियां नहीं होगा। तीसरा है प्रिंट या फिर मुद्रक मीडिया या फिर विद्यालय, ये तो आपका द्वितीयक और तृतीयक में आएगा। और चौथा है कि परिवार और आस पड़ोस, तो जो देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, परिवार और आस पड़ोस, ठीक है। परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे से संबंधित है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। आपको बताना है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का, ठीक है, इसके अनुसार जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है संवेदी गामक, ये तो जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है, इसमें तो बच्चा सामाजिक होता नहीं है, ठीक है। दूसरा है
पूर्व संक्रात्मक जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की आयु होती है, इसमें भी नहीं होता है। सामाजिक मुद्दों और न्याय के लिए समझ उसमें नहीं होती है इसमें, ठीक है। और जो मूर्त संक्रात्मक, इसमें देखिए जो बच्चा देखता है वही करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला, न्याय के प्रति समझ, तो यहाँ पर जो न्याय के प्रति समझ होगा फ्रेंड्स, वो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जो आपका 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था की होती है, या फिर 11 से लेकर के 15 वर्ष 11 से जो बाद की अवस्था होती है, ठीक है, उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनमें जो न्याय के प्रति समझ है वो स्थापित वो कर लेते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी, ठीक है, वो छड़ सी से लंबी है। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि जो छड़ ए है वो छड़ बी से लंबी है तथा जो छड़ बी है, ठीक है, वो छड़ सी से लंबी है, ठीक है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष निकाल पाता है, ठीक है। सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं निकाल पाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है। यानी कि एक बार हम लोग को क्वेश्चन को और समझने का थोड़ा सा जरूरत है यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है जो कि छड़ ए, ठीक है, जो 1 मिनट क्या हो गया, ठीक है। देखिए जो छड़ ए है, ठीक है, वो छड़ बी से लंबा है, यानी कि इससे ये वाला जो है वो लंबा है, ठीक है। फिर छड़ बी जो है, ठीक है, वो सी से लंबा है, यहाँ पर सी कर लीजिए। जो सी है जो बी है वो सी से लंबी है, ठीक है। इस निरीक्षण के आधार पर वह विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए जो है वो सी से लंबी है, ठीक है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तब वो सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। यानी कि जब उससे ऐसे ही मतलब यानी कि बता करके पूछा जाता है तो वो निष्कर्ष निकाल लेता है, जब उसे मौखिक रूप से यानी कि पूछा जाता है मौखिक रूप से तो वो नहीं बता पाता है, ठीक है। तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में ये आएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी कामक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, जो कि आपका 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए 7 से 11 वर्ष, ठीक है। देखिए जब बच्चों को बताया गया कि जो ए है, ठीक है, वो बी से बड़ा है और जो सी है वो जो बी है वो सी से बड़ा है, ठीक है। सी से बड़ा है कौन, बी। तो यहाँ पर उसको बताया कि जो सी है जो ए है वो सी से यहाँ पर बड़ा है, लेकिन उसको अब बताने पे वो समझ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब उससे अमूर्त तरीके से मौखिक रूप में पूछ रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो बता नहीं पा रहा है, यानी कि जो उसका निष्कर्ष है वो निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। यानी कि वो किस अवस्था में होगा तो ये निकाल लेगा फ्रेंड्स। अगर वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता तो वो अमूर्त रूप से सोच लेता, ठीक है। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो देख कर ही बता पा रहा है, इसलिए वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत है, यानी कि वो बच्चा जो है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में अभी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है, ठीक है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ठीक है, उनके द्वारा वर्णित किया गया है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दूसरा निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, तीसरा है आंतरिक वक्र और चौथा अहम केंद्रित वक्र। तो देखिए जो कोहलबर्ग के द्वारा फ्रेंड्स वर्णित किया गया है वो आपका पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन पहला ही होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है काफी लंबे हैं आपके। देखिए क्वेश्चन है आपका कि राजेश तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी है, ठीक है। जो राजेश है वो तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी है, एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा है, ठीक है। कोई समस्या है उसका समाधान खोजने में वो जूझ रहा है। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए। संकेत यानी कि क्या होता है, इसके फोल्डिंग, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके अनुसार है फ्रेंड्स, ये आपका जो वाइगोत्स्की साहब है, ठीक है, उन्होंने बताया है पाड़ के बारे में, यानी कि जो इसका फोल्डिंग होता है, ठीक है, इसके फोल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है, संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के शब्दावली में अध्यापिका ने पाड़ प्रदान करके राजेश को खाली स्थान पाने में मदद की, यानी कि राजेश को किस में मदद पाने में मदद की थी, यानी कि किस चीज में
ठीक है, पाने किस चीज को पाने में मदद की थी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है स्व केंद्रीयता, दूसरा अपरिवर्तनीय सोच, तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र और चौथा है जैविक परिपक्वता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा गया है, तो आप लोग जान जाइए कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जेडपीडी जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में, ठीक है, वो आपका लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको लेव वाइगोत्स्की दिख रहे हैं तो आप लोग सीधे इस पर टिक करिए, या फिर अगर इसमें सामाजिक सांस्कृतिक कहीं कुछ दिखता है तो टिक कर दीजिए, वो आपका 1 नंबर बन जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है जिसे जेडपीडी कहा जाता है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। ठीक है, आपको बताना है कि किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा लेव वाइगोत्स्की और चौथा सिगमंड फ्रायड। ठीक है, जो देखिए जो सामाजिक संरचनावाद पर जिन्होंने जोर दिया है, ठीक है, वो आपके कौन है फ्रेंड्स, तो वो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक जहां पर आता है वहां पर लेव वाइगोत्स्की साहब होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, लेव वाइगोत्स्की साहब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कर के सीखना, ठीक है, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक खाली स्थान कक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, यानी कि जो कर के सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम ये किस कक्षा की विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित या फिर निष्क्रिय। निष्क्रिय तो होगा नहीं, अध्यापक केंद्रित होगा नहीं, क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है सॉरी जो उसका पाठ्यक्रम है बच्चे का, वो आपका अब बाल केंद्रित होता है, तो ये अध्यापक केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, और व्यवहारवादी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कर के सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम की बात की जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा का ये विशेषता है। ठीक है, जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है। खाली स्थान है तो यहाँ पर हमने किस मान लिया है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार की बुद्धि है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना, यानी कि वो नृत्य करने में यानी कि बहुत अच्छी है। ठीक है, वो नृत्यांगना है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है। पहला ऑप्शन है आपका अंतःवैयक्तिक, दूसरा ऑप्शन है भाषाई, तीसरा है शारीरिक गतिक संवेदी और चौथा है संगीतात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो नृत्यांगना है, तो यानी कि जो उसकी एक शारीरिक गतिक संवेदी हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, वो है वो उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो बुद्धि है आपकी शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि है उसके अंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सॉरी फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए खाली स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा विदेशी भाषा, तीसरा अंग्रेजी भाषा और चौथा केवल सांकेतिक भाषा। तो देखिए यहाँ पर जो जिसे महत्व देनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 to 5 के लिए बात किया गया है, तो ये आपका मातृभाषा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, जो लिंग रूढ़िवादिता है, जेंडर बायसनेस है, ठीक है, उसको बताना है कि जो लिंग रूढ़िवादिता है वो दर्शाता है। पहला ऑप्शन है लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आपसे लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाना है, उसके बारे में पूछा है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। ठीक है, और तीसरा आपका ऑप्शन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा है कि लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है कि लड़कियां लड़कों की तरह ही शिक्षा और परिवार दोनों संभाल सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा ऑप्शन है कि लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जो आपका गलत है वही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादिता से पूछा है जहाँ पर जेंडर बायसनेस आ रहा है हमारा। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। इसको भी छोटा नहीं, चलिए यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखिए क्या है।
देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके अभिकथन और कारक वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, करण वाले। तो सबसे पहले हम लोग अभिकथन ए देखेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन क्या है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। हमने आपको पहले ही बताया है, जो आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम होता है ये आपका बिल्कुल निगेटिव होता है, ठीक है? जो मानकीकृत पाठ्यक्रम होता है, तो क्या दिया है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है? और जो कारण है फ्रेंड्स वो है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है? ना कि बाह्य रूप से। तो यहाँ पर देखिए जो ए है फ्रेंड्स वो करेक्ट है आपका, लेकिन आर जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो देखिए आपके ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो जो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। आपको बताना है किसमें सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है प्रदूषण क्या होता है, दूसरा है प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, तीसरा है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, और चौथा अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रदूषण क्या होता है, एक लाइन का आंसर हो गया आपका, ठीक है। आप कहीं से पढ़े हुए हैं प्रदूषण क्या होता है, आप फटाक से बता देंगे, ठीक है। किन कारणों से होता है ये भी आप वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, जो जिसमें अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा, तुरंत बता देगा बच्चा। यहाँ पर सृजनात्मकता कुछ दिखाई नहीं रहा है, ना ही समस्या समाधान के सब कौशलों के संबंधित प्रश्न है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बता देंगे कि 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होंगे, कहीं से पढ़े हुए हैं आप लोग, कहीं से बता देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है कि अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर बच्चा सृजन करेगा, यानी कि कुछ निर्माण करेगा अपना, यानी कि जो उसका बुद्धि जितना है, आईक्यू लेवल, उस स्तर से वो सोचेगा और बताएगा, कुछ सृजन करेगा अपना, ठीक है। और ये समस्या है कि आप किस प्रकार से अपना जो नियंत्रण है प्रदूषण पर, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। तो यही जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स ये क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, दूसरा ऑप्शन है माता पिता को उनके बच्चों को शिकायत करना कि वह क्या करने में अक्षम है, असक्षम है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थी में तुलना करने का और पदानुक्रम स्थापित करना। देखिए तुलना तो निगेटिव होता है फ्रेंड्स, ठीक है, नामीकरण भी आपका निगेटिव होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी को बता रही हूँ, ठीक है। असक्षम भी आपका निगेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि माता पिता और उनके बच्चों को शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है। देखिए आप कभी भी जब मूल्यांकन होता है तो उनके अक्षमता के बारे में आप नहीं बताते हैं, ठीक है, बल्कि जो उनकी अच्छी बातें होती हैं उसके बारे में मूल्यांकन करके आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा है आपका कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। देखिए जहां पर समझना आता है फ्रेंड्स ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके। 3 ही ऑप्शन है, अच्छा एक ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं, हम लोग इसी 3 को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। आपको बताना है जो समावेशी शिक्षा है फ्रेंड्स उसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है आपका कि विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। देखिए जो आपकी एनसीएफ 2005 है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो कहती है कि जो समावेशी शिक्षा है जिसमें जो अलग अलग विविधताओं वाले क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं उनको एक साथ एक ही क्लास रूप में बैठा करके आप पढ़ाइए, ठीक है। ये होगा नहीं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। और तीसरा है कि विद्यार्थियों और उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। तो देखिए फ्रेंड्स हमें करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ही मिल चुका है, तो हम लोग चौथे पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब आ रहे हैं तो देख ही लेते हैं चौथा क्या था। चौथा देखिए था कि विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला देकर उन पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को यानी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका कि अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। किसी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आप किसी और की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये निगेटिव होता है।
दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोगी करना चाहिए, ठीक है, यानी कि विधियों को उपयोगी करना चाहिए। ये तो कुछ हद तक ठीक है, बट हम लोग तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे, ठीक है। तीसरा है कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, यहाँ पर महत्व देना चाहिए उनके स्तर को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई महत्व नहीं देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद ही एक विविधता वाली कक्षा में है। चौथा ऑप्शन है कि एक कक्षा में भयभीत वातावरण बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही निगेटिव है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पॉजिटिव आंसर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अगला कि पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी खाली स्थान में गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी खाली स्थान में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। यानी कि जो पठन वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी हैं, ठीक है, और जो गुणज वैफल्य से जूझ रहे विद्यार्थी हैं, ठीक है, इन दोनों में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है वाचन और लिखने अंकों के हेर फेर। दूसरा है अंकों के हेर फेर शब्द वर्तनी। तीसरा शब्द वर्तनी शारीरिक समन्वयता। चौथा है शारीरिक समन्वयता कहानी लेख। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो पठन वैकल्य होता है उसमें बच्चा जो होता है वो पढ़ने और लिखने में यानी कि कमजोर होता है, ठीक है। और जो गुणज वैकल्य होता है जिसे हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो अंक होता है गणितीय, ठीक है, गणितीय क्षेत्र से जो बच्चे होते हैं जो उसमें विफल होते हैं या फिर अंकों का जो हेर फेर अदल बदल नहीं कर पाते, ठीक है, वो 9 को 6 समझते हैं, 6 को 9 समझते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो होते हैं वो गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी होते हैं। तो देखिए जो पठन वैकल्य है फ्रेंड्स, इसमें आपका वाचन और लिखने संबंधितों का जो गुणज वैकल्य है वो आपका अंकों के हेर फेर से होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। आप लोग को ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर दृष्टिबाधिता जो बच्चा देख नहीं सकता उससे संबंधित जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसके सफल समावेशन हेतु एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप में प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल गलत। देखिए क्योंकि बच्चा यहाँ पर देख नहीं सकता है फ्रेंड्स, तो आप लिखित रूप में जब उसे जानकारी देंगे तो वो कैसे देखेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ये तो आपका निगेटिव हो गया। दूसरा है कि महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनी, देखिए लेखनियों जहां पर लिखने संबंधित आता है ये आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि जो बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, वो जब वो देख नहीं सकता तो आप चाहे उसको कितना भी सुंदर क्यों ना लिख लीजिए, जब बच्चा देख ही नहीं समझता है, देख नहीं सकता है, तो उसका आप सफल समावेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि संप्रत्ययों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। देखिए जहां पर लिखने संबंधित आरेख बनाने संबंधित कुछ दिखाने से संबंधित आपके आते हैं, जब वो दृष्टिबाधिता से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में बात की जा रही है, तो ये सभी आपके जो ऑप्शन है वो निगेटिव होंगे। यानी कि बचता है हमारा एक ऑप्शन, आपका जो फोर्थ है यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बचा ही यही है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए क्या है कि जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही। बच्चा देख तो सकता नहीं है, आप अगर उसे बोल करके समझाएंगे तो बच्चा सुन के तो समझ लेगा, वो देख नहीं सकता है लेकिन सुन करके समझ लेगा। लेकिन यहाँ पर आपका ये तीनों जो है वो लिखने से संबंधित है, तो लिखने से संबंधित वो होगा नहीं, क्योंकि बच्चा देख ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप बोल के समझाएंगे तो ये बच्चा समझ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। या फिर आप उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करिए, तो यहाँ पर ब्रेल लिपि के लिए दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो हम लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ध्यान दीजिएगा, सही पूछा है आपसे, ठीक है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। पहला ऑप्शन है कि वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अभिसारी जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे नहीं होते। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो अपसारी चिंतन में बिलीव करते हैं, यानी कि जो खुले अंत वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी कि उनको एक समस्या को समाधान करने के लिए कई सारे उनके पास समाधान होते हैं एक समस्या के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें ग्रहणशीलता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तीसरा ऑप्शन है वे नए क्रियाकलापों को करने के लिए जोखिम टालते नहीं है बल्कि वो तुरंत करते हैं, ठीक है। और चौथा है वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपके कथन और कारक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कथन है आपका
कि एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, आप अगर यदि एक टीचर हैं, ठीक है, बच्चों को किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, उनको सहभागी कर यानी कि जो भाग लेने के लिए, प्रतिभागी होने के लिए, ठीक है, उनको प्रेरित करिए कि बच्चों आप सभी लोग किसी भी क्षेत्र में सहभाग लीजिए, तभी तो आप आगे अपना जो आपके अंदर हुनर है उसे आप दिखा सकते हैं। बातचीत करने के लिए, यानी कि जब बच्चे बातचीत करते हैं तो जो उनके विचार होते हैं वो बाहर निकल करके आते हैं, ठीक है। और वैचारिक बहस, यानी कि जैसे आप लोगों ने सम्मेलन वगैरह में देखे होंगे कि दो पार्टियां बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, तो इस तरह से भी जो बच्चा होता है वो बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अध्यापिका होती हैं उनको इन तीनों चीजों के लिए बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। कारक है आपका कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर अंतःक्रिया हमने बताया है कि जहाँ पर अंतःक्रिया आती है, ठीक है, वातावरण के बारे में सृजन यानी कि निर्माण करना, ठीक है। सृजन का मतलब होता है नया कुछ सीखना, निर्माण करना। यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, तो देखिए आपका सही ऑप्शन पहला ही दिख रहा है, यहाँ पर पहला ही होगा कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है, ठीक है। यानी कि जो अधिगम है ये एक आपकी सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। पहला ऑप्शन है आपका मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है सामाजिक संरचनावाद और चौथा है आपका नैतिकवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपके व्यवहारवाद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका व्यवहारवाद होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 1 मिनट फ्रेंड्स, हमने आपको शायद कुछ क्वेश्चंस थोड़े से गलत बता दिए हैं क्या। हमने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो आपको बताया है ना, वो आपका सेकंड नहीं होगा, ठीक है, वो आपका सामाजिक संरचनावाद होगा। और मैंने 21 का तो मान लीजिए ठीक बताया है, लेकिन जो हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए जो 22 का फ्रेंड्स है कि जो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है, तो ये आपका सामाजिक संरचनावाद होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संरचनावाद, वो मैंने गलती हो गया है, व्यवहारवाद बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक संरचनावाद होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कि नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो कि देखिए बिल्कुल सही है। आप कहीं भी देखे होंगे फ्रेंड्स, जब आप बीएड या बीटीसी कर रहे थे तो जो बच्चों को आप लोग टीचिंग लगा था, आप लोग का उस टाइम जब ट्रेनिंग चल रहा था प्रशिक्षण के दौरान, तो आप लोगों ने एक लेसन प्लान बना करके ले जाना था आप लोगों को, ठीक है। उसमें आप बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नए ज्ञान उनको देते थे, ठीक है। ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ें, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, यहाँ पर जोड़ना चाहिए, ये ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चौथा है कि विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। और चौथा है कि विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये रोक नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो रहा है कि जो नए ज्ञान है वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमत्तर रूप से देखता है। कमत्तर का मतलब जो नॉट वाले आंसर होंगे ना वही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कंठस्थ स्मरण, जो कि बिल्कुल निगेटिव होता है। खोजी अधिगम पॉजिटिव, खोजबीन भी पॉजिटिव होता है, अन्वेषण भी आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कमत्तर दिया है यानी कि निगेटिव वाला ऑप्शन, तो जो निगेटिव आपका वो कंठस्थ स्मरण है, तो जो गलत होगा वही आपका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, गलत, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका कि रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या हल करने के लिए
किस प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। देखिए जो रेनू है वो हमेशा इस समस्या समाधान करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है, यानी कि एक ही समस्या है लेकिन उसके कई सही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, तो वो समस्या हल करने के लिए, ठीक है, किस प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपसारी सोच होगा। ठीक है, खुले अंत वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन को वो कई प्रकार से बता सकते हैं, उनमें आप जो होता है वो अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है। क्वेश्चन क्या लॉन्ग है, क्वेश्चन तो शॉर्ट है बट आपके जो ऑप्शन है वही लॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। देखिए फ्रेंड, जो विद्यार्थियों के द्वारा निपटने का सही तरीका होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, त्रुटियों से ही बच्चे सीखते हैं तो उनको दंड नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें समझाना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने देना, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा है आपका कि विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब यानी कि नकल करना तो आपका पहले ही निगेटिव होता है, और यहाँ पर कॉपी में लिखना ये सब आपका निगेटिव होता है, बल्कि आप बच्चों को समझा दीजिए, वो बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। तो बचता है आपका केवल एक ऑप्शन यानी कि फोर्थ, वही आपका करेक्ट होगा। देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन है कि अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है, ठीक है, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस आवेग का अनुभव करेंगे। पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा दुश्चिंता, तीसरा उम्मीद और चौथा है बोरियत। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है। परिणाम जो है वो तो अनिश्चित है, सही होगा या यानी कि आप सफल हो गए या फिर असफल हो गए, लेकिन जो ध्यान है वो हमेशा असफलता की ओर है। तो जो विद्यार्थी है फ्रेंड्स वो हमेशा तो चिंता में ही रहेगा, टेंशन में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका राइट ऑप्शन वो आपका दुश्चिंता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमने आपसे पहले ही बताया फ्रेंड, जो जहां पर महारत उन्मुखी आ जाए लक्ष्य निर्धारण में, वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रत्यास्मरण, दूसरा है रटना, तीसरा है ध्यान और चौथा अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, ठीक है, स्वयं को जांचने के लिए मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता जो है वो आपका अधिसंज्ञान यानी कि परासंज्ञान, जिसे आप लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको बताना है जो प्राथमिक कक्षाएं में यानी कि जो विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसका सर्वाधिक क्रम पूछा है कि संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए सबसे पहला इसमें क्या दिया है, संकेत, मूर्त सामग्री, तीसरा है आपका चित्र। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चित्र, मूर्त सामग्री, संकेत, तीसरा है मूर्त सामग्री, चित्र, उसके बाद संकेत, और चौथा है संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चे छोटे हैं सबसे पहले उनको मूर्त चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो मूर्त चीजें देखिए सबसे पहले इसी में है। ठीक है, मूर्त सामग्री, इसके बाद आप चित्र को दिखाएंगे, उसके बाद आप लास्ट में संकेत करेंगे तो बच्चा समझेगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमारे क्लास में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं सीडीपी का। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग चैनल पर बने रहिए। डेली आप लोगों को इवनिंग में क्लास दिए जाते हैं सीडीपी के। ठीक है, तो डेली ही आपको इवनिंग में मिलेंगे। और अभी तक यानी कि हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास चला सके। ठीक है, बट जैसे हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा हम आप लोगों का लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।